Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden। यह बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल का एपिसोड नंबर 247 और इसमें जिन अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आगे लेने वाला है। खैर समझने वाले समझ चुके होंगे। चलो हम टाइम को न वेस्ट करते हुए पिछले एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जन अपने आसपास के स्पेस को सील पाता है। जब वो इन स्पेशल फ्लक्चुएशंस को फॉलो करता है, उसे हेवन डीवन फिनिक्स टाइप का यूफंग दिखाई दिया था। इस समय उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा हेवन फिनिक्स का इल्यूजनरी फिगर था। वो सारी स्पेशल स्ट्रेंथ उस इल्यूजनरी फिगर से आ रही थी। जब जान की डार्क और डेंस आंखें यूफंग को देखती हैं, उस बंदे की फट के हाथ में जाती है। वो तुरंत ही हन्यू से हेल्प मांगता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हन्यू जेट पीस को क्रश कर देता है। तुरंत ही उसके पीछे के स्पेस में इंटेंस स्पेशल फ्लक्चुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। फटाफट से एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था और इस ब्लैक होल से एक बहुत ही दुबला पतला बुड्ढा बाहर आता है। कुछ समय के बाद हमें मालूम पड़ता है कि हॉलो सोल का सेकंड टियानजुन है और इसका नाम बोलता है ओल्ड गुयू। अब क्योंकि बेंशेंग क्लास में है तो इसे सेंट गुयू बोला जाएगा। ऑफ कोर्स ये गू क्लैन का मेंबर नहीं होता। ऐसी सिचुएशन को देख के जब गू चिंगांग अपने क्लैन के जेट को क्रश करता है तो पाता है कि उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ बिल्कुल रिलीज नहीं हुई है, यानी कि पूरा का पूरा एरिया सील कर दिया गया है। ऐसी सिचुएशन को देख के जियान का एक्सप्रेशन भी काफी सॉलम हो चुका था। वो समझ गया था कि अगर उसे इस परेशानी से बाहर आना है तो उसे अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करना होगा। इस वजह से जियान जूनर की हेल्प मांगता है। जूनर को कुछ समय तक सेंट गुयू को रोकना होता है। ऑफ कोर्स हमारी जूनर जिस तरह की लड़की है, वो जियान की रिक्वेस्ट को बिल्कुल डिनाई नहीं करती। वो तुरंत ही जियान की जगह को ले लेती है। फाइनली उसकी बॉडी से गोल्डन फ्लेम बाहर आई थी। इस फ्लेम को देख के सेंट गुयू भी एकदम चौंक जाता है। वो कहता है गोल्ड एम्पर इंसरेटिंग हेवली फ्लेम। वो जूनर के इस फ्लेम के बारे में बताते हुए बोलता है ये गू क्लैन की वही इनेटेड हेवली फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 4 पे आती है। रूमर्स के हिसाब से दुखी को भी जला सकती है। खैर कुछ समय बाद जूनर और उस ओल्ड गुयू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। भले जूनर के पास गोल्ड एम्पर इंसरेटिंग हेवली फ्लेम क्यों ना हो, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच का कल्टिवेशन गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। इस वजह से जूनर बस अपने आप को प्रोटेक्ट ही कर पा रही थी। ये फाइट काफी समय तक चलती रहती है। एक समय तो ऐसा था जब जूनर अपनी हेवली फ्लेम का यूज करके उस गुया को एक फॉर्मेशन में फंसा लेती है। इसी समय गुया ने अपनी बेंशिंग लेवल की स्ट्रेंथ को अनलीश किया था। वो आसानी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, बट इससे पहले वो जूनर के ऊपर हमला कर पाता, बारी जियान को अपनी जलवे दिखाने निकल गई थी। इस समय उसके हाथ में एक 5 रंगों वाला फायर लोटस होता है। इसमें से खतरनाक लेवल का एनाइलेशन और रिलीज हो रहा था। ऐसी भयानक पावर को सेंस करके ओल्ड गुयू जो कि स्केलेटन की फॉर्म में होता है, वो अपने 10,000 बोन आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। कई सोल बॉडीज और स्केलेटन से लिपट के एक हड्डियों के आर्मर को बना लेती हैं। बस इसी समय जियान का फायर लोटस उसकी बॉडी से आके टकरा गया था। ये एक्सप्लोजन इतना भयानक होता है कि इसकी वजह से 10,000 फुट के रेडियस में कुछ भी नहीं बचता। ये फायर स्टॉर्म काफी लंबे समय तक चलता रहा था। जब ये फाइनली वीक होता है, स्टॉर्म के बीच में स्केलेटन दिखाई देता है। ऐसे सीन को देख के हनगन के एक्सपर्ट्स एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन कोशिश लंबे समय तक नहीं ठहरती, क्योंकि वो स्केलेटन जो कि आसमान में खड़ा हुआ होता है, अचानक से उसकी पूरी बॉडी में क्रैक्स फैलने शुरू हो जाते हैं। फिर वो बैंग साउंड के साथ राख में बदल जाता है। वहीं पे जो ओल्ड गुयू की रियल बॉडी होती है, हम उसे खून फेंकते हुए देखते हैं। अब उसकी आंखें एकदम सिनेस्टर हो गई थी। वो जियान से कहता है भले तुमने मुझे सीरियसली इंजर्ड कर दिया हो, लेकिन आज तुम्हारी जान को कोई बचा नहीं सकता है। ये कहने के बाद ही उसने जियान की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था, बट इससे पहले उसकी एनर्जी जियान को टच भी कर पाती। जियान के पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। स्पेशल क्रैक में से एक फिगर बाहर आता है। अब चलो आगे की स्टोरी को हम इसमें फॉलो करते हैं। इस एल्डरली फिगर को इस समय यहाँ पे आते हुए देख ओल्ड गुयू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो अपनी डार्क और सोलम आवाज में कहता है याओ चैन। याओ की अपीयरेंस की वजह से जियान भी स्टन्ड रह गया था। वो एक अजीब सी आवाज में कहता है टीचर आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि याओ को जो स्पेशल जेट जियान के पास होता है उसे उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया होता। याओ इस समय जियान के सामने सस्पेंडेड होते हैं। वो जियान की बॉडी को स्कैन करते हुए बोलते हैं तुम्हें इस एंशिएंट रीजन में रहते हुए काफी समय हो चुका है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर जैसे मुझे समय मिला मैं तुम्हारी खोज में यहाँ पे आ गया। अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम इस सिचुएशन में फंस जाओगे। जियान को पूरी तरीके स्कैन करने के बाद याओ के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहते हैं पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। ऐसे रिजल्ट को मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से आए याओ को देख के जूनर का ग्रुप भी रिलीफ फील करता है। फाइनली याओ की आंखें जाती हैं ओल्ड गुयू की तरफ। वो कहते हैं गुयू तुम भी सेंट्रल पेन्स में ओल्ड जनरेशन के जाने माने एक्सपर्ट हो, क्या तुमने आज ज्यादा ही बेशर्मी नहीं दिखा दी। इस समय ओल्ड गुयू का चेहरा ग्लूमी हो चुका था। वो कोल्ड आवाज में हंसते हुए बोलता है हम मेरे हन करने की आंखों में कोई भी बेशर्मी ऐसी चीज होती नहीं है। जब तक हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है बीच में यूज करी जाने वाली सारी ट्रिक्स अलाउड है। तुम्हारे शब्द मेरे लिए बिल्कुल जोक की तरह है। ओल्ड गुयू के ऐसे रिप्लाई को सुन के याओ हंसने लगते हैं। वो कहते हैं हाँ ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम सभी की बेशर्मी की कोई सीमा ही नहीं है। वो स्माइल के साथ कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ यंगर जनरेशन के मेंबर को बुली करना ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को बिल्कुल नहीं दिखाता। क्यों ना तुम मेरे ऊपर भी हाथ आजमाओ, तुम्हारा क्या कहना है। ये सुन के ओल्ड गुयू के फेस में ट्विच करती हैं। वो और याओ दोनों ही बेंशिंग क्लास के एक्सपर्ट हैं।
अगर वो अपने पीक कंडीशन में होता तो फिर दोनों की जीतने के चांसेस 50-50 होते, लेकिन इस समय वो अपनी पीक कंडीशन में नहीं है, उसके जीतने के चांसेस 30% से आगे नहीं बढ़ेंगे। खैर भले ही बुड्ढा गुयू यालाओ को हरा नहीं पाए, लेकिन अभी वो सभी के सामने अपने आप को सॉफ्टी नहीं दिखाना चाहता था। वो कहता है याओचन, मेरे सामने तुम्हें एरोगेंट बिहेव करने की जरूरत नहीं है, मेरे हन क्लैन के एक्सपर्ट्स की पावर को तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं अपने क्लैन से एक और ओल्ड गोसू को समन कर लेता हूँ तो फिर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। खैर इस गुयू के मुंह से शब्द बाहर आए थे तभी जुनर का ग्रुप जियान के पास पहुंचता है। वो याओचन के पीछे खड़े हो जाते हैं। जुनर अपने हाथ को क्लेंच करती है, तुरंत एक स्पेशल जेड अपीयर होता है, वो इसे तुरंत ही तोड़ देती है। तुरंत ही स्पेशल फ्लक्चुएशंस फैलती है। ओल्ड गुयू की टोली की ग्लूमी चेहरों के सामने उस स्पेशल क्रैक में से एक एल्डरली फिगर बाहर आता है। जुनर कहती है अगर तुम नंबर्स के साथ हमारे साथ फाइट करना चाहते हो तो हमारा गुक्लैन भी पीछे नहीं हटेगा। वो फिगर जो कि स्पेशल क्रैक से बाहर आया होता है, हम उसे तुरंत ही हंसते हुए देखते हैं। वो कहते हैं हाँ, यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही लाइवली लग रहा है। इस फिगर को देख के जियान भी स्टार्टेड हो गया था, क्योंकि ये फिगर और कोई नहीं बल्कि एल्डर टोंगजान होते हैं, जिनसे वो गोरियल में मिल चुका है। एल्डर टोंगजान भी जियान को देख के स्माइल करते हैं। वो कहते हैं हाँ जियान, हम फिर से मिल गए। जब उनकी आंखें जियान की बॉडी को स्कैन करती हैं, उन आंखों में सरप्राइज भर जाता है। काफी समय के बाद फाइनली उनका ध्यान जाता है याओलाओ के ऊपर। एल्डर टोंगजान हंस के बोलते हैं आप याओजुन जी हो गए, जिनके नाम ने एक बार सेंट्रल पेस में कोलाहल मचा दिया था। हाँ, लेकिन अभी आपको सेंट याओ बोलना सही होगा। एल्डर टोंगजान की हंसती हुई आवाज को सुन के याओलाओ तुरंत ही दोनों हाथों को कप करते हैं। उनके चेहरे पे स्माइल्स ही स्माइल्स थी। उन्होंने भी कई कटिया शब्दों को फेंक के मारा था। जब जियान, याओलाओ और एल्डर टोंगजान के बीच में बातचीत हो जाती है, फाइनली गुचियांग सीन में एंटर करता है। वो एल्डर टोंगजान को पूरी सिचुएशन बताता है। गुचियांग की समरी को सुन के एल्डर टोंगजान की भौं सिकुड़ गई थी। उनकी आंखें एकदम अनफ्रेंडली हो जाती हैं। वो कहते हैं हन क्लैन काफी एरोगेंट होता जा रहा है। जब एल्डर टोंगजान और याओलाओ दोनों मिलकर उस ओल्ड गुयू को देखते हैं, वो बुड्ढा गुयू भी काफी प्रेशर फील करता है। उसके चेहरे के रंग काफी अननेचुरल हो गए थे। आखिरकार दोनों ही सेंट लेवल के पावर हाउस है। भले ही वो हन क्लैन पर रिलाई करके फॉलिंग स्टार पवेलियन को कुछ न समझे, लेकिन जब बात आती है गू क्लैन की, उसे भी काफी कॉशियस रहने की जरूरत है। ये क्लैन जो कि एक्सट्रीमली ओल्ड है, इसकी फाउंडेशन बहुत ही पावरफुल है। हन्यू और हन क्लैन के एक्सपर्ट्स तुरंत ही गुयू के पीछे पहुंच जाते हैं। दूसरी पार्टी की लाइनअप को देख के इनके एक्सप्रेशंस काफी अगली हो चुके थे। कुछ समय पहले इनके पास जो भी एडवांटेज था, इस समय सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। हन्यू कहता है एल्डर गुयू कि हमें क्लैन से और एक्सपर्ट्स को समन करना चाहिए। गुयू की आंखें फ्लैश होती हैं। वो पूछता है क्या तुमने बोधिसत्व हार्ट को देखा? इस क्वेश्चन को सुन के हन्यू स्टार्टेड हो गया था। वो हेस्टेट करने के बाद अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। इस रिप्लाई को सुन के गुयू की आईब्रोज नीट हो जाती हैं। वो गहरी सांस को छोड़ने के बाद बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम वापस चलते हैं। गू क्लैन के मेंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अगर हम और एक्सपर्ट्स को समन करते हैं तो फिर वो भी सेम करने वाले हैं। उस समय हमारी कोई स्ट्रेंथ जरूर एक्सपोज हो जाएगी। ये हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। जब ओल्ड गुयू गिव अप करने की बात करता है, हन्यू का दिल काफी अनविलिंग फील कर रहा था। खैर उसे भी सिचुएशन पढ़नी आती है। जियान के पिछले फ्राइटनिंग फायर लोटस की वजह से ओल्ड गुयू सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। उसके लिए एक सिंगल बेंशंग से फाइट करना डिफिकल्ट है। वहीं पे दूसरी पार्टी में ऐसे दो लोग हैं। हालांकि हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के पास भी बेंशंग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जैसा हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का कैरेक्टर है, वो गू क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैन से फालतू में दुश्मनी नहीं करना चाहेंगे। इस वजह से हन क्लैन एक्सपर्ट्स को समन करने के लिए जो फंग पर रिलाई नहीं कर सकता। इस समय ओल्ड गुयू की आंखें डार्क और कोल्ड थी। वो एल्डर टोंगजान से बोलता है ज़ोनटोंग, तुम्हें मेरे सामने इस तरीके से बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक और मेरे इंजरीज हील हो जाएं तो मैं फाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। इन शब्दों को सुनकर एल्डर टोंगजान हल्के से स्माइल करते हैं। लगता है वो इस बुड्ढे पे कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे। अब क्योंकि ओल्ड गुयू खुद से गिव अप करना चाहता है, वो फालतू में इस बुड्ढे को पुश नहीं करना चाहते थे। वो इस बात को भी समझते थे कि ओल्ड गुयू के ग्रुप को यहाँ पे रोकना इस वक्त पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। कोई भी बेंशिंग क्लास का एक्सपर्ट जो कि मौत के पास पहुंच जाए, उसका रिटेलिएशन बहुत ही डेंजरस होता है। और तो अभी ओल्ड गुयू के पास और भी कई स्क्रोल्स होंगे जैसे क्लैन से और भी एक्सपर्ट्स को समन किया जा सके। अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो फिर दोनों क्लैंस के और भी एक्सपर्ट्स को यहाँ पे आना होगा। सीन शिफ्ट होता है गुयू की तरफ। एल्डर टोंगजान से बकवास करने के बाद उसकी आंखें शिफ्ट होती हैं याओलाओ और जियान के ऊपर। वो धमकी देते हुए बोलता है याओलाओ और जियान, मैं तुम्हें रिमाइंड करना चाहूंगा कि मेरा हॉलो सोल जिसे भी कैप्चर करना चाहता है वो हमारे हाथों से बच नहीं सकते हैं। मेरा हन क्लैन तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिट्टी में मिला देगा। तुम्हारे पास जो भी टाइम बचा रह गया है तुम्हें उसे एंजॉय करना चाहिए। ये सुन के याओलाओ हंसने लगते हैं। वो कहते हैं तो मेरे बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी फॉलिंग स्टार पवेलियन की हड्डियां काफी मजबूत है। अगर तुम्हारा हॉलो सोल सच में काटने को आएगा तो एटलीस्ट हम तुम्हारे कुछ दांतों को तो तोड़ ही देंगे। याओलाओ और जियान की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन और हॉलो सोल के बीच में ऐसी रिलेशनशिप हो चुकी है कि एक न एक पार्टी पूरी तरीके से फिनिश होकर रहेगी। अब सॉफ्ट टोन को यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं रही। और अगर ऐसी बात है तो फिर हॉलो सोल से दब के बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये सुन के गुयू कोल्ड आवाज में कहता है मैं उम्मीद करता हूँ जब हमारे हॉलो सोल की आर्मी तुम्हारे पास आएगी तुम तब भी इस
तरीके से हंस पाओगे। उसकी आंखें एक बार रूथलेस तरीके से जियान को देखती हैं, फिर वो पीछे मुड़ के अपने ग्रुप को लेके इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन से बाहर की तरफ चला गया था। भले ऐसे सीन की वजह से हनी और हनकन के एक्सपर्ट्स काफी डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो, लेकिन वो ओल्ड गुयू को फॉलो ही कर सकते थे। हन्यू के ग्रुप को इस तरीके से जाते हुए देख हेवन डीमन फिनिश टाइप का ग्रुप भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकता। वो भी हनकन की टोली को जल्दी से फॉलो करते हैं। पलक झपकते इन दोनों पार्टीज को जाते हुए देख जियान अंदर से काफी अनविलिंग फील करता है। वो साय करके बोलता है क्या वेस्ट ऑफ एफर्ट था, उस ओल्ड गुयू को कुछ इंजरीज को देने के अलावा हम हॉल ऑफ सोल का कुछ खास नुकसान नहीं कर पाए। ये सुन के यालो तेजी से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि एलिट डिमेंशन को इंजर्ड कर पाना तुमने ऑलरेडी बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। अगर वो सच में जाना ही चाहते हैं तो फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हन क्लैन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अगर हम यहाँ पे ऑल आउट बैटल को शुरू कर देते हैं तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा ही होगा। साइड में खड़े एल्डर टोंगजान भी यालो की इस बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं ब्रदर याओचेन आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हन क्लैन बहुत ही मिस्टीरियस और अनफेथमेबल है। इनसे डील करना बहुत ही मुश्किल से भरा काम है। इवन हमारा गूक्लैन भी फालतू में पुश नहीं करता। इन्हें यहाँ से डरा के भगा देना ही काफी बड़ी बात है। एल्डर टोंगजान कहते हैं क्योंकि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री का मैटर खत्म हो गया है, हमें जल्दी से गोरियल वापस जाना होगा। उन बुड्ढों के लिए जुनर को क्लैन से बाहर जाने देना काफी बड़ी बात थी। अगर हम यहाँ पे ज्यादा डिले करते हैं तो हो सकता है वो पीछे से यहाँ पे प्रकट हो जाए। इन शब्दों को सुनकर जुनर की आंखों में भी अनविलिंगनेस फ्लैश हुई थी, लेकिन वो ये भी समझती थी कि उसके क्लैन के मेंबर उसकी चिंता करते हैं। जब तक जुनर दोशेंग क्लास में एडवांस नहीं हो जाती वो उसके लिए बाहर घूमना बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे। वो जियान को देख के सॉफ्ट आवाज में कहती है बेगुदा जियान तुम्हें केयरफुल रहना होगा। हन क्लैन एक नैरो माइंडेड लोगों का ग्रुप है। वो छोटी छोटी चीजों का बदला लेते हैं। इस बार तुम्हारी वजह से उनका नुकसान हो गया है। वो इस गुस्से को बिल्कुल निगलने नहीं वाले हैं। जैसे वो फ्री होते हैं उनका अगला टारगेट फॉलिंग स्टार पवेलियन ही होने वाला है। जियान हल्के से नोट करता है। वो भी अच्छे से जानता था कि हन क्लैन जैसे सुपर फैक्शन और गुरु करे फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ में काफी बड़ा गैप है। अगर अचानक से हन क्लैन की आर्मी फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर हमला कर देती है तो फिर जियान के लिए सरदर्दी का मामला होगा। जियान कहता है मैं जैसे वापस लौटता हूँ लगता है मुझे तुरंत रिट्रीट में जाके उस बोधिसत्व हार्ड को रिफाइन करना होगा जिससे मैं बेंशिंग क्लास में एडवांस कर सकूं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर हमेशा हन क्लैन के अटैक करने का खतरा बना रहेगा। एल्डर टोंगजान बोलते हैं तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। हमारा गूक्लैन लगातार हन क्लैन की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है। अगर वो कोई बड़ी कैंपेन को लॉन्च करते हैं सबसे पहले उसकी खबर हमें मिलने वाली है। और तो नए फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें कम से कम 2 बेंशिंग एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करने की जरूरत होगी। ऐसी लाइनर को हन क्लैन ने कई सालों से रिवील नहीं किया है। इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर सच में वो दिन आता है तो फिर हमारा गूक्लैन भी बस साइड में खड़ा होकर देखेगा नहीं। तुम्हारे पास एंशिएंट जेड है, हम आके इसे हन क्लैन के हाथों में कैसे लगन दे सकते हैं। एल्डर टोंगजान के शब्दों को सुनकर जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एल्डर टोंगजान को पहले से धन्यवाद कहना चाहूंगा। एल्डर टोंगजान अपने हाथों को वेव करके बोलते हैं हाँ ये तो बस छोटी सी बात है। फाइनली उनकी नजर जाती है जुनर की तरफ। वो कहते हैं हम ऑलरेडी काफी लेट हो रहे हैं, हमें जल्दी मूव करना चाहिए। कुछ और गुड बाय वाले शब्दों को कहने के बाद एल्डर टोंगजान यालो की तरफ दोनों हाथ कब करते हैं। इससे पहले कोई भी कुछ बोल पाता एल्डर टोंगजान का हाथ वेव होता है। एक स्पेशल फोर्स उनके ग्रुप को रैप कर लेती है। वो तुरंत ही डिसअपीयर हो जाते हैं। जुनर के ग्रुप को इस तरीके से वैनिश होते हुए देख जियान अंदर से काफी लॉस फील करता है। तुरंत ही उसकी नजर जाती है एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के बाहरी एरिया की तरफ। जियान कहता है लेट्स गो, हमारा वापस लौटने का समय आ गया है। जैसे ही बोधिसत्व एंशिएंट ट्री का मामला खत्म होता है जियान इस भयानक सी जगह पर बिल्कुल और नहीं रुकता। वो कुछ दिनों तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाते हैं। अगर इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन की ट्रिप की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा जियान का ही हुआ है। सिर्फ उसने लेजेंडरी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर तो रिइंकार्नेशंस को एक्सपीरियंस ही नहीं किया बल्कि उसे बोधिसत्व हार्ट भी मिल चुका है। ऑफ कोर्स जो उसके हाथ में 11 बोधिसत्व एंशिएंट सीड बचे हुए हैं उन्हें भी कोई हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर जियान के पहले दूसरे रिवॉर्ड को भूल भी जाए तो सिर्फ एक 11 बोधिसत्व सीड्स ही बवाल मचाने के लिए काफी है। अगर कोई रैंडमली इन 11 में से एक भी सीड को बाहर निकाल लेता है तो न जाने कितनी पीक दोजन की आंखें लाल हो जाए। उन्हें इन बोधिसत्व सीड्स के और प्रॉपर्टीज के बारे में कोई परवाह नहीं है। जिस तरीके से इसका यूज करने से बेंशिंग क्लास में एडवांस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं ये कई एक्सपर्ट्स को पागल करने के लिए काफी है। भले इस बार की ट्रिप में जियान को बहुत ही फायदा हुआ हो लेकिन उसके लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि उसकी वजह से हनी का ग्रुप बिना किसी फायदे के वापस लौटा। जब जियान के दिमाग में इमेजेस आती थी जिनमें हनी का ग्रुप अपने एफर्ट्स को लगा के बोधिसत्व एंशिएंट ट्री तक पहुंचा बट एंड में उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तब तक जियान की हंसने की इंपल्स होती थी। एंशिएंट बेसलाइन रीजन से वापस लौटने के बाद जियान का पूरा ग्रुप एक हफ्ते के लिए रेस्ट करता है। इस समय के बाद ही वो पूरी तरीके से रिकवर हो गए थे। एंशिएंट वेस्टर्न रीजन की ये वाली ट्रिप बिल्कुल रिलैक्सिंग नहीं रही। अगर जियान की स्टोरी के अंदर के बोधिसत्व सीड ने जियान को नींद से न जगाया होता तो शायद अब भी सभी के सभी उस लाइफ लाइक इल्यूजन में फंसे हुए होते। अंत में जाके उन सभी की हालत उन बेंशिंग पपेट्स की तरह हो जाती जिनसे उन्होंने पहले फाइट कर दी। भले ही जियान सर्वाइव कर लिया हो लेकिन जब भी वो इस इल्यूजन के बारे में सोचता था उसकी रीढ़ की हड्डी में चिल फैल जाती थी। वो इल्यूजन कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग था। फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस लौटने के बाद जियान तुरंत ही बोधिसत्व हार्ट को रिफाइन नहीं करता। उसे पता होता है कि चीज बहुत ही जरूरी है। इस चीज को परफेक्ट तरीके से रिफाइन करने की जरूरत है। बीच में कोई भी गलती बिल्कुल अलाउड नहीं
है। ऐसे एटीट्यूड को अडॉप्ट करते हुए जियान 1 महीना तो अपनी पीक कंडीशन में वापस लौटने के लिए लगा देता है। एट द सेम टाइम दोनों गुरु और चेले मिलके ऐसी चीजों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिससे बेंशिंग क्लास में एडवांस होने की चांसेस बढ़ जाए। इनमें की मेडिसिन पीस और नेचुरल ट्रेजर शामिल होते हैं। सभी जानते थे कि अगर जियान बेंशिंग क्लास में एडवांस कर पाता है तो बिना किसी डाउट के फॉलिन स्टार पवेलियन नई हाइट्स पे पहुंचने वाला है। दो बेंशिंग की लाइन उस लेवल की होती है जैसे प्रोफाउंड स्काई सैक जैसे पुराने फैक्शन से भी बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकते। जब जियान अपनी पीक कंडीशन का वेट कर रहा होता है, येलो 15 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं। 1 महीने के बाद येलो जो कि एकदम थके हारे लग रहे थे वो जियान के सामने प्रकट हुए थे। वो जियान को एक डब्बा देते हैं। इस डब्बे को पकड़ के जियान सरप्राइज फील कर रहा था। जब वो इसे केयरफुली खोलता है, इसके अंदर एक एमरल्ड करके स्कोरल होती है। इस गिलहरी की बॉडी में से एक एक्सट्रीमली डेंस पिल फ्रेग्रेंस फैलती है। इससे एक बार सूंघने से जियान एकदम रिलैक्स फील करता है। जियान गिलहरी को कुछ समय तक लिए घूरता रहता है। अचानक से वो अपने स्टंट चेहरे को उठा के पूछता है, ये बोधिसत्व पिल है। इस स्कोरल की बॉडी में से एक फैमिली ऑरे को सेंस कर पा रहा था। ये सुन के यालो स्माइल करके नॉड करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा। उनके चेहरे की स्माइल को देख कैसा लगता है जैसे वो अपनी थकान को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि बोधिसत्व पिल बस एक 8 रंगों वाली पिल लाइटिंग को ही सम्मन कर पाई, नहीं तो उसके मेडिसिनल इफेक्ट्स और भी इंप्रेसिव होते। लेकिन अच्छी बात है कि तुम ऑलरेडी बोधिसत्व हार्ट को पोजेस करते हो, और अगर हम उसके साथ इस बोधिसत्व पिल को भी ऐड कर दें तो मुझे लगता है कि तुम्हें बेंशिंग क्लास में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यालो के मुस्कुराहट से भरे चेहरे को देख के जियान का दिल अभी काफी भारी फील कर रहा था। तो एक्चुअली में यालो के पिछले 15 दिन में गायब होने का रीजन ये था कि वो जियान के लिए बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने की सही जगह को ढूंढ रहे थे। जियान के इस मेडिसिन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने के चांसेस बहुत ही लो है। जियान को पता है कि यालो के पास वो एबिलिटीज है कि वो इस बोधिसत्व पिल को रिफाइन करते हुए एक 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग को आकर्षित कर सकते हैं। बस बात कुछ ऐसी है कि उनके पास एक अच्छी फ्लेम नहीं है। अगर येलो के पास अभी बोन चिलिंग फ्लेम होती तो उनके लिए 9 कलर्ड पिल लाइटिंग को ट्रैक करना बिल्कुल सिंपल बात होती। येलो ने अपने इस चेले के लिए चुपचाप से बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है। जियान इस जेट बॉक्स को काफी ध्यान से पकड़ता है। वो एक गहरी सांस लेने के बाद डीप आवाज में कहता है, टीचर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन के येलो सिर हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ हम टीचर और डिसाइपल के बीच में शब्दों की क्या जरूरत है। वो जियान से सीरियस आवाज में कहते तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करके जल्दी से रिट्रीट में जाना चाहिए। फॉलिन स्टार पवेलियन और येन अलायंस के मैटर्स को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। मेरे होते हुए ने कोई टच भी नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बेंशिंग क्लास में एडवांस करना है, वरना जब 3 साल बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होती है तुम्हारे पास उसके ऊपर जीत हासिल करने की पावर नहीं होगी। वो हेवली फ्लेम कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। जियान चुपचाप से नोट करता है। ये जो कांटों से भरा रास्ता है ये उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर वो इसे पार कर पाता है तो वो इस कॉन्टिनेंट के पीक एक्सपर्ट्स में शुमार हो जाएगा, और उसके फेल होने पे जियान बस एक अपर टियर का एक्सपर्ट ही बन के रह जाएगा। हानकाई की जिस लेवल की स्ट्रेंथ है जियान के पास रिटेलिएट करने की बिल्कुल पावर नहीं होगी। और तो और जियान पिछले 10 सालों से लगातार प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का पीछा कर रहा है। इसके ऊपर गिव अप करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। उसके और हानकाई की फाइट के बीच में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक बहुत ही बड़े रोल को अदा करने वाली है। इस वजह से इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को जियान हासिल करके ही रहेगा। ये लोग जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं, तुम शांति से रिट्रीट में जा सकते हो। काइलिन, लिटिल फेई डॉक्टर और बाकियों की स्ट्रेंथ के बढ़ाने के मैटर को तुम पूरी तरीके से मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। इन सभी का पोटेंशियल काफी शानदार है। जब तक उन्हें सही सही मौके मिलते रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली बहुत ही तेजी से राइज होने वाली है। जब तुम अपने रिट्रीट से बाहर आ रहे होगे वो तुम बिल्कुल रोकने वाले नहीं है। यहाँ पे काइलिन, लिटिल फेई डॉक्टर और चेंगलिन तीनों प्रेजेंट थे, लेकिन गुरु और चेले के बीच में हो रही इस बातचीत को कोई भी इंटरप्ट नहीं करता। जियान हल्के से नोट करता है। उसके चेहरे पे थोड़ा हेजिटेशन फ्लैश होता है, लेकिन अंत में जाके उसने अपनी स्टोरी रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकाल लिया था। इस बोतल के मुंह को फायर ने कवर करके रखा था। इस बोतल के अंदर एक वीक सोल को सेंस किया जा सकता है। जियान इस बोतल को यालो के हाथ में देते हुए बोलता है, टीचर इसके अंदर हानफेंग की सोल है, आप इसे अपने हिसाब से डील करो। इन शब्दों को सुनकर यालो स्टार्टेड हो गए थे। उनकी कॉम्प्लिकेटेड आंखें उस जेट बोतल को देखती हैं। इस समय यालो की आंखें सैडनेस से भरी हुई होती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो हानफेंग को अपनी बेटी की तरह समझते थे। एक ठुकराए हुए लड़के को यालो ने उठा के बहुत ही केयर से नर्चर किया। उनके पास जो भी ज्ञान था उसे हानफेंग के ऊपर उड़ेल दिया गया, लेकिन हानफेंग के प्लॉट की वजह से यालो, जिन्हें उनके क्लैन ने अबेंडन कर दिया था, फिर से सफर करवाया। यालो के लिए अपने शरीर को खोना कोई बहुत बड़ा दुख नहीं होता, लेकिन बार बार धोखा खाना, इनसे उनका दिल बहुत ही घायल हो चुका था। यालो के हल्के से कांपते हुए हाथ वो जेट बोतल को रिसीव करते हैं। वो बिना कुछ कहे नोट कर देते हैं। सामने खड़े इस बुड्ढे के चेहरे को देख के जियान का चेहरा भी सैडनेस से भरा लगता है। इस समय यालो का चेहरा और भी बूढ़ा लगता है। हम तुरंत ही जियान को घुटने टेकते हुए देखते हैं। वो 2 बार जमीन पे काउट करके बोलता है, टीचर मुझे बड़ा करने वाले आप ही हो। भले आप मेरे टीचर हो, लेकिन आपकी पोजीशन मेरे फादर से बिल्कुल कम नहीं है। आपको जो भी ह्यूमिलेशन और दर्द सहना पड़ा है, ये डिसाइपल हर एक चीज का बदला लेगा। जियान को अचानक से काउट करते हुए देख यालो स्टार्टेड हो जाते हैं। वो तुरंत ही आगे बढ़ के जियान को खड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले वो जियान को उठा पाते हैं। काइलिन, जिसके हाथ में शाओ होती है, वो भी जियान के साइड में आके घुटने टेक देती है। क्योंकि वो जियान की वाइफ थी और जियान यालो को फादर की तरह देखता था, तो फिर नेचुरली उसके लिए भी सेम कंडीशन लागू होती है। चाहे वो अंदर
से कितनी भी जिद्दी हो, लेकिन वो भी समझती थी कि उसे कभी कभी अपने हस्बैंड की बात सुननी चाहिए। अपने सामने से सीन को देख के यालो अपने सर को हिलाते हैं। इस समय उनकी दोनों आंखें नम हो गई थी। उनके चेहरे पे जो सैडनेस थी इस समय वो काफी रिड्यूस हो गई होती है। वो फाइनली इस मोमेंट में समझ गए थे कि ऊपर वाले ने उन्हें छोड़ा नहीं है। भले वो एक बार अंधे हो गए हो, लेकिन दूसरी बार में उनकी जजमेंट बिल्कुल सही रही है। इस डिसाइपल के लिए वो मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। इस समय शाओशाओ की वो बड़ी बड़ी सी आंखें यालो को ध्यान से देख रही होती हैं। वो अपनी क्रिस्पी आवाज में बोलती ग्रैंड टीचर, जिसकी वजह से सभी के चेहरों पे स्माइल आ गई थी। शाओशाओ के शब्दों को सुन के यालो का चेहरा तुरंत ही खुशी से भर जाता है। वो हंस के बोलते हैं गुड शाओशाओ। वो तुरंत ही शाओशाओ को कलीन से उठा के अपने गले लगा लेते हैं। फिर वो जियान और कलीन को देख के बोलते हैं तुम दोनों जल्दी से खड़े हो जाओ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बस कुछ विचार आ रहे थे। तुम दोनों पहले से काफी बड़े हो गए हो। अब ये मत कहना कि तुम इसका डर है कि कहीं मैं सुसाइड कमिट न कर लूं। यालो के शब्दों को सुन के जियान स्माइल करता है। वो कलीन के हाथ को पकड़ के उसे खड़े होने में हेल्प करता है। अपने हाथों में उस जेट बॉक्स को ध्यान से पकड़ने के बाद उसकी आंखें एक छिपे हुए से कमरे को देखती हैं, जो कि पीछे के माउंटेन के अंदर था। जियान कहता है अब समय आ गया है, मुझे रिट्रीट में जाना होगा। मैं वापस कब आने वाला हूँ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस समय काफी लंबा होने वाला है। इस समय के दौरान टीचर जो भी तुमसे कहते हैं तुम्हें उन ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जब काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन जियान के सुझाव को सुनते हैं, तीनों लेडीज नोट करती हैं। फाइनली जियान एक गहरी सांस लेता है। वो यालो को देख के सोलम तरीके से अपने दोनों हाथों को कब करता है। जियान कहता है टीचर अपना ध्यान रखना। ये कहने का तो किसी का वेट नहीं करता। उसके पैर आगे बढ़ते हैं। वो सभी की आंखों के सामने उस मोटे से दरवाजे के बीच चला गया था। जियान के अंदर जाने के बाद वो बड़ा सा दरवाजा बैंग साउंड के साथ बंद हो जाता है। इसके भारी वजन की वजह से ग्राउंड पे से काफी डस्ट उड़ जाती है। इस बड़े से पत्थर के दरवाजे को देख के सभी लोग कुछ समय के लिए साइलेंट रहते हैं। चारों कहीं न कहीं ऐसा फील करते हैं कि जियान की ये वाली रिट्रीट काफी लंबी होने वाली है। यालो हल्के से साय करते हैं। वो कहते हैं चलो बाहर चला जाए, हमें अब जियान के वेंशिंग मृत्यु करने का वेट करना होगा। उनके एक हाथ में शाओशाओ होती है, वो दूसरे हाथ को वेव करती हुए बाहर चले जाते हैं। काइलिन की टोली उन्हें फॉलो करती है, लेकिन इन दोनों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि रिट्रीट पूरा 2 साल तक चलने वाली है। 2 साल कोई समय का छोटा अमाउंट नहीं होता। जियान के इस बार के रिट्रीट में जाने का समय सभी की एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है। यालो और बाकियों के हिसाब से, क्योंकि जियान के पास बोधिसत्व हार्ट और बोधिसत्व पिल है, उसके लिए बेंशिंग क्लास में एडवांस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की कहावत है कि बोधिसत्व हार्ट को ऑब्टेन करने के बाद कोई भी सीधा शैंग क्लास में एंटर कर सकता है। लगता है लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्योंकि प्योर एनर्जी के इतने सारे अमाउंट को ऑब्जर्व करने में आखिर लंबा समय भी लगने वाला है। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोधिसत्व हार्ट की पावर थोड़ी और क्लियर हो जाती है। हालांकि इसकी वजह से कोई तुरंत ही बेंशिंग नहीं बन जाता, लेकिन जियान जो कि पीक 2009 चेंज पे होता है, उसे अपनी ट्रेनिंग से बाहर आने में बस 1 साल का समय लगना चाहिए था। बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। जब सभी लोग इंतजार कर रहे थे, समय काफी जल्दी फ्लो होता है। गर्मियों के मौसम को बरसात रिप्लेस कर लेती है। जिस बड़े से पत्थर के दरवाजे के बीच जियान ट्रेन कर रहा था, इस समय उसके सामने बड़ी बड़ी घास जमाई थी। उस पत्थर के दरवाजे को ग्रीन मॉस कवर करने लगी थी। पिछले 1 साल के दौरान फॉलन स्टार पवेलियन के इस रूम के आसपास का एरिया पूरी तरह से फॉरबिडन ग्राउंड बन चुका है। अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो फिर गेस्ट एडलर्स भी इसमें एंटर नहीं कर सकते। 1 साल के पास हो जाने के बाद सभी को अपनी एंजाइटी को संभालने में काफी परेशानी हो रही थी। खैर जब बात होती है एडवांस करने की, तो फिर एंग्शियस होने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात है कि यालो इस माउंटेन के अंदर एक बहुत ही ऑब्स्क्योर ऑरा को सेंस कर पा रहे थे। भले ऑरा बहुत ही हल्का हो, लेकिन बिल्कुल वीक नहीं होता, बल्कि इस ऑरा को सेंस करके उन्हें ऐसा लगता है जैसे ऑरा लगातार ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जियान के ऑरा को सेंस कर पाने की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन के मेंबर्स की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। अब जियान को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इस वजह से वो चाहे कितना भी हेल्पलेस फील करे, इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। जब जियान रिट्रीट के अंदर था, सेंट्रल प्लेस में बड़े बड़े बदलाव होते हैं, लेकिन फॉलन स्टार पवेलियन हॉलो सोल के जिस बदले का वेट कर रहा होता है वो अभी तक अराइव नहीं होता। इस वजह से यालो की मैनेजमेंट के अंदर फॉलन स्टार पवेलियन इस समय का पूरा इस्तेमाल करता है। सभी की स्ट्रेंथ काफी तेजी से राइज हो रही थी। यालो के नाम को सुन के और भी एक्सपर्ट फॉलन स्टार पवेलियन को ज्वाइन करते रहते हैं। स्पेशली जब सेंट्रल प्लेस में खबर फैलती है कि यालो बोधिसत्व पिल को भी रिफाइन कर सकते हैं, फिर तो छिपे एक्सपर्ट्स मधुमक्खियों की तरह आगे आते हैं। कुछ पीक 200 लेवल के एक्सपर्ट्स जो कि हमेशा छिपे रहते थे, वैसे टेम्पटेशन को बिल्कुल नहीं सह पाते। वो चुपचाप से फॉलन स्टार पवेलियन के गेस्ट एडलर बन जाते हैं। बोधिसत्व सीड का अर्ली और कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स अपनी आजादी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफ कोर्स फॉलन स्टार पवेलियन के गेस्ट एडलर्स जिन्होंने बोधिसत्व सीड के लालच में फॉलन स्टार पवेलियन को ज्वाइन किया होता है, इन्हें बोधिसत्व पिल तुरंत ही बिल्कुल नहीं मिलने वाली थी। और ना ही ये सभी एक्सपर्ट्स इतने मूर्ख होते हैं। वो भी जानते थे कि इस दुनिया के अंदर कोई फ्री लंच जैसी बात नहीं होती। इस रीजन की वजह से सभी गेस्ट एडलर्स उन अलग अलग रास्तों को ढूंढते हैं जैसे फॉलन स्टार पवेलियन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि इन सभी की कंट्रीब्यूशंस को देखने के बाद ही यालो इन सभी के ऊपर विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि जैसे यालो इनके लिए बुरी
तौर को रिफाइन करते हैं, ये उस लेजेंडरी रियल्म की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की वजह से बिना किसी डाउट के फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ राइज होती है। इस सब में सेंट्रल प्लेस में फॉलिंग स्टार पवेलियन उस लेवल का सेक्टर ऑलरेडी बन चुका होता है जो कि प्रोफाउंड स्काई जैसे फैक्शन के बिल्कुल बराबरी पे खड़ा है। लेकिन जैसे जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन और स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जिसकी जियान और फॉलिंग स्टार पवेलियन से दुश्मनी है, वो फाइनली चुपचाप नहीं बैठ पाता। पास्ट में फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी कुछ बड़ी नहीं होती, इस वजह से दोनों फैक्शंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी कुछ बड़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ राइज होती है, दोनों फैक्शंस की टेरिटरी एक दूसरे में इंटरसेक्ट करने लगती है। ये बात काफी ऑब्वियस है कि काफी जल्दी दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है। एक तो पुराना फैक्शन होता है और दूसरा राइजिंग फैक्शन। इन दोनों के बीच का कोलिजन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। काफी समय तक फाइट करने के बाद दोनों ही पार्टीज अपनी कुछ हार और जीतों को एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं। काफी समय तक दोनों पार्टीज में से कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, लेकिन ऐसी सिचुएशन लंबे समय तक लास्ट नहीं करती। बहुत ही जल्दी सेंट्रल प्लेस में खबर फैलती है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, आइस रिवर वैली, मिडलाइटिंग पवेलियन और भी किसी सेंट्रल प्लेस के जाने माने फैक्शंस के साथ अलायंस फॉर्म करने जा रहे हैं। वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि इस अलायंस का नाम होगा प्रोफाउंड रिवर अलायंस। इस अलायंस की वजह से डेफिनेटली प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। कई अपोनेंट्स के साथ में आ जाने की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन थोड़ा डिसएडवांटेज में चला जाता है। अच्छी बात है कि येलो जैसे कोर मेंबर्स बिल्कुल पैनिक नहीं करते। फॉलिंग स्टार पवेलियन काफी तेजी से फैल रहा है। भले इनकी टेरिटरी काफी बढ़ चुकी हो, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस काफी सुपरफिशियल है। इस बड़ी सी बैटल का यूज करके वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। येलो नहीं चाहते थे कि उनका फॉलिंग स्टार पवेलियन एक लूज फैक्शन बन के रह जाए, बल्कि उनका पूरा फोकस ऐसे एलीट ग्रुप के ऊपर होता है जो कि किसी भी समय घातक हमले के लिए रेडी रहे। यही कारण होता है जिसकी वजह से भले फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी श्रिंक हो रही हो, वो रिटेलिएट बिल्कुल नहीं करते हैं। वो लगातार अपने कदमों को पीछे लेते रहते हैं। जैसे जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन विड्रॉ करता है, उनकी डिफेंसेस की लाइनें छोटी होती जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि उनकी टेरिटरी बस पास की सिटीज में रह गई है, तो फिर इनके डिफेंसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के कई गैस हेडलेस पर्सनली अलग अलग सिटीज में जाके कई वर्म हाउस को क्रिएट करते हैं, जिससे सभी सिटीज एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। अगर किसी भी शहर के ऊपर कोई खतरा होता है तो रीइंफोर्समेंट को आने में बिल्कुल समय न लगे। ऐसे एक्शंस की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी बहुत ही मजबूत हो जाती है। अब जब प्रोफाउंड रिवर अलायंस अटैक करती है, ये उन पहले बार रिजल्ट्स को हासिल नहीं कर पाते, बल्कि कई लड़ाइयों के बाद इस अलायंस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ये स्टेलमेट कंडीशन काफी समय तक चलती रहती है। अंत में जाके इस प्रोफाउंड रिवर अलायंस को अटैक करना बंद करना ही पड़ता है। वो धीरे धीरे करके विड्रॉ करने लगते हैं और फिर चाहे कुछ भी हो, वो जो साबित करना चाहते थे वो पहले से साबित हो चुका है। उनकी फॉलिंग स्टार पवेलियन से बड़ी बैटल लड़ने की बिल्कुल इंटेंशन नहीं होती। आखिरकार सभी को पता होता है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, अंत में जीतने वाला कोई क्लियर नहीं है। जब दोनों फैक्शंस के बीच में हो रहा ये वॉर टेम्पररी होल्ड पाया जाता है, फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन फिर से एक्सप्लोड हो जाती है। लोग अचंभे में होते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए प्रोफाउंड रिवर अलायंस से फाइट कर पाया, जिसमें प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, आइस रिवर वैली और मिडलाइटिंग पवेलियन जैसे फैक्शन शामिल है। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर सीन्स काफी रेयर होता है। अपने बारे में ऐसी बातों को सुन के प्रोफाउंड रिवर अलायंस बहुत ही डिप्रेस थी। भले उन्हें थोड़ा सा एरिया मिल गया हो, लेकिन लगता है इन्होंने फॉलिंग स्टार पवेलियन की एडवर्टाइजमेंट कर दिया। जब दोनों ही फैक्शंस के बीच की फाइट टेम्पररी रुक जाती है, सेंट्रल प्लेन्स कुछ समय के लिए शांत रहता है, लेकिन न जाने कहां से खबर फैलती है। इस न्यूज ने इस पूरी शांति को भंग कर दिया था। इसकी वजह से सेंट्रल प्लेन्स में एक तूफान सा बन जाता है। इस न्यूज में जिसकी बात होती है वो 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक क्लैन होता है। यहाँ पे बात हो रही है लिंक क्लैन की। जब जियान हेवरी टूम से बाहर आया था, उसे खबर मिलती है कि लिंक क्लैन ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन उस फिगर्स को बस कुछ एंशिएंट क्लैन से जानते थे। किसी को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर हुआ क्या है। यही खबर के ना फैलने का रीजन होता है। लेकिन कुछ समय पहले कुछ एक्सपर्ट्स नोटिस करते हैं कि लिंक क्लैन का एंट्रेंस खुल चुका है। जब वो रेल में एंटर करके सीन को चेक करते हैं, वो पाते हैं कि लिंक रेल पूरी तरीके से खाली है। पूरे रेल में एक इंसान को भी दौड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद कोई भी लिंक क्लैन के डिसेंडेंट सिटीजन्स को दौड़ नहीं पाया। इस खाली रेल को देख के कई एक्सपर्ट स्टन्ड हो जाते हैं। इन सभी की पूरी बॉडी में चिल फैल गई थी। ये मामला कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। अगर लिंक क्लैन के साथ उनके डिसेंडेंट सिटीजन्स को ऐड कर दिया जाए तो फिर लिंक रेल के अंदर की संख्या मिलियंस में होगी। आखिर इतने सारे लोग हवा में गायब कैसे हो सकते हैं? जब ये खबर बाकी के एंशिएंट क्लैंस के कानों में पहुंचती है, काफी बड़ा कमोशंस क्रिएट होता है। बचे हुए एंशिएंट क्लैंस ने अपने स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को तुरंत ही लिंक रेलम को इंस्पेक्ट करने के लिए भेज दिया था। लेकिन रिगार्डलेस लिंक रेलम को चाहे कितना भी खगोला गया हो, उन्हें जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। देखने से ऐसा लगता है जैसे लिंक क्लैन का रेलम सील हुआ हो, सारे मेंबर्स हवा में गायब हो गए। लिंक क्लैन 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक था। हालांकि धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने के साइंस को शो कर रहे थे, लेकिन एक डिक्लाइन हो रहे एंशिएंट फैक्शन के पास भी पावर होती है जिसे कोई नॉर्मल फैक्शन पोजेस नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी डिक्लाइन हो जाए, तब भी उसे सेंट्रल प्लेन्स के सुपर फैक्शंस में रैंक किया जा सकता है। अगर लिंक क्लैन का हर एक मेंबर मारा गया है, तो फिर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए गू क्लैन के पास भी पावर नहीं है कि वो सभी की आंखों के नीचे
ऐसा करके दिखाएं। ऑफ कोर्स अगर पूरे लिंक लाइन के एक्सटर्मिनेट होने की पॉसिबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होता है कि लिंक लाइन शायद अपने सारे मेंबर्स को लेकर एक दूसरे रीजन में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन लाखों लोगों को इस तरीके शिफ्ट करना, ऐसी एक्टिविटी कुछ पीक एक्सपर्ट की आंखों से बिल्कुल नहीं बच सकती। फिर भी इन सभी पीक एक्सपर्ट्स ने कुछ भी सेंस नहीं किया और जिस तरह की लिंक लाइन की स्ट्रेंथ है वो अपने मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। खैर उनके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस मामले की वजह से पूरे सेंट्रल बेस में तूफान सा आ गया था। अलग अलग फैक्शंस की इनकी डिसअपीयरेंस को लेकर अलग अलग थ्योरीज होती हैं। जब बाहरी दुनिया इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, इस मामले को लेकर कुछ एंशिएंट क्लैंस में भी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। ये एंशिएंट क्लैंस एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, बस बात कुछ ऐसी है कि ये एलाइज नहीं है, इन्हें बस मतलब का दोस्त या फिर दुश्मन बोला जा सकता है। आखिरकार जब ये एंशिएंट क्लैंस पावरफुल थे, ये खूब एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके हैं। इस रीजन की वजह से एंशिएंट क्लैंस को यूनाइटेड कहना बिल्कुल गलत होगा। जब इस मामले को लेकर आउटसाइडर्स अलग अलग गैस कर रहे होते हैं, ये एंशिएंट क्लैंस भी कहीं ना कहीं चीजों को गैस कर चुके थे। बहुत समय पहले इन 8 एंशिएंट क्लैंस के बीच में एक बहुत ही बड़ा वॉर इरप्ट हुआ था और उस युद्ध का कारण वो तोशिया एंशिएंट गॉड जेड होता है, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से दूधी के द्वारा छोड़ी हुई चीज है। कहा जाता है कि जिसके हाथ में तोशिया एंशिएंट गॉड जेड होगा उसे दूधी क्लास में ब्रेक थ्रू करने का सीक्रेट मिल जाएगा। इसी राज की वजह से 8 एंशिएंट क्लैंस के बीच में एक बार घोर युद्ध शुरू हो गया था। अंत में जाके तोशिया एंशिएंट गॉड जेड के 8 हिस्से करे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसे भी तोशिया एंशिएंट गॉड के द्वारा छोड़ी हुई चीजों को पाना है, उसे इन 8 पीसेस को इकट्ठा करना होगा। हर एक एंशिएंट क्लैन इस तोशिया एंशिएंट गॉड जेड के फ्रैगमेंट को अपनी जानों से ज्यादा कीमती समझता था। बिना किसी कारण के वो इसे किसी को बिल्कुल नहीं देंगे। इस वजह से एंशिएंट क्लैंस के वो लोग जो कि लिंक लाइन के डिसअपीयरेंस के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके सस्पेक्ट बाकी के एंशिएंट क्लैंस होते हैं। इनका टारगेट लिंक लाइन का वो तोशिया एंशिएंट गॉड जेड होगा। लेकिन जब इनके दिमाग में गैस आता है, एक और डाउट पैदा हो गया था। हालांकि लिंक लाइन डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन इसकी फाउंडेशन अब भी इसके साथ है। बचे हुए 6 एंशिएंट क्लैंस में से बस 2 ही ऐसे क्लैंस हैं जिनके पास लिंक लाइन को बिना किसी के जाने गायब करने की पावर है, और ये होते हैं गू और हन क्लैन। अब खैर इन दोनों में प्राइम सस्पेक्ट कौन होने वाला है, आई गेस इसके बारे में तो किसी को डाउट ही नहीं होगा। अगर फिर भी तुम्हें डाउट हो रहा है तो फिर कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले पार्ट की शुरुआत में हमें चैलेंज कार्ड के बारे में जानने को मिलेगा। खैर चैलेंज कार्ड क्या पॉइंट कर रहा है इसके बारे में गैस करना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही सोचा। नेक्स्ट एपिसोड में फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर एक बहुत ही घमासान युद्ध होगा, और तुम इस बात में मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हो कि बैटल BTTH की पूरी स्टोरी के सबसे ऑसम बैटल्स में से एक है। इसे किसी भी कीमत में मिस नहीं किया जा सकता। खैर अगर तुम्हारे पास कोई डाउट्स हैं, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 12,000 के का। वो लाइने के सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो सीन कुछ ऐसा ही है। जब तक लाइक एम कंप्लीट नहीं होता तुम्हारा भाई से रिड्यूस तो बिल्कुल नहीं करने वाला। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले ऑसम कंटेंट को आप मिस कर दो। अगर ऐसा नहीं चाहते तो नीचे वो रेड बटन आपका वेट कर रहा है, उससे दबा के आप हमारी हेल्थ गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो। अगर आप हमें और भी अच्छे सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आप चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस जैसे फीचर का फायदा मिल जाएगा। जैसे मैं नए एपिसोड को प्रिपेयर करता हूँ वो आपके लिए रिलीज होने से पहले अवेलेबल हो जाएंगे। ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा चैनल के होम पेज पे। इसी नोट के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर पिछले पार्ट को मिस किया था फटाफट से लेफ्ट में क्लिक कर लो। तब तक के लिए मजे करो। टाटा बाय बाय।